जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि FSO रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 120 पोस्ट निकाली गई है। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच रखी गई है और फॉर्म आप लोग 27 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के अंदर चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज आपको जो अप्लाई करना है वो आपको करना है इस वाली पोस्ट पर, जो कि है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2024, जिसमें कि स्टार्ट डेट आप यहाँ पर 28 मार्च 2025 देख सकते हैं और एंड डेट आपकी 27 अप्रैल 2025 है। तो आप यहाँ पर आएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो एक्शन के नीचे लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर टिक कीजिए और विज्ञापन क्रमांक इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। ये ओपन करना अनिवार्य है, जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, स्नातक कोर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरेट उपाधि। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आप सिलेक्ट करें उसके बाद में आपको बताना कि आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से किस डिसिप्लिन या फिर किस सब्जेक्ट के साथ में है। तो अगर आप ये सिलेक्ट कर ले, अगर आप स्नातक कोर्स सेलेक्ट करते तो फिर आपको बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से किस सब्जेक्ट के साथ में है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे व्यक्तिगत विवरण, और ये आपको इन्फॉर्मेशन 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देनी है। तो यहाँ पर गाइज अभ्यर्थी का प्रथम नाम यानी कि आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद में मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम या फिर कह लीजिए कि सरनेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से डाल दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। फिर आता है पिता का नाम। तो आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है और फिर आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अब आता है मूल सूचना का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यानी कि क्या आप मध्य प्रदेश के परमानेंट रेसिडेंट हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी, जनरल, SC ST OBC WS, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं? अगर आप OBC है तो फिर आपको बताना कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, और ये आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर देखने को मिल जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं OBC में या नहीं आते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप यस नो में आंसर करेंगे। अगर आप आते तो यस और अगर आप नहीं आते तो आप नो करेंगे। और नो करने के बाद में आप यहाँ पर जाति का नाम अपनी एंटर कर दीजिएगा, जो कि SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट के सामने ऑप्शन आएगा, उनको अपनी जाति का नाम यहाँ पर देना होगा। फिर विवाह से संबंधित विवरण आएगा। पूछा कि क्या आप विवाहित है, मैरिड है? अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आपको पति पत्नी का नाम देना होगा। जीवित बच्चों की संख्या देनी होगी। अंतिम बच्चे की जन्म तिथि बतानी होगी और जुड़वा बच्चे थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला है? उसका आंसर भी आपको करना होगा। अगर आप अनमैरिड है तो आप इसमें नो कर दीजिए, फिर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का विवरण। तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। SC ST OBC के सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। तो जारी करता पद नाम का नाम, यानी कि किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उसमें जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है उसी के नीचे लिखा होता है कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, वही पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला, तो आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रमाण पत्र क्रमांक और फिर किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज आप नीचे देखेंगे दिव्यांगता का विवरण। अगर आप दिव्यांग है और आपकी दिव्यांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और अन्य विवरण में कुछ और सवालों के आंसर करेंगे, जैसे कि क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है।
क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, पेंडिंग है कोई केस? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यानी कि एमपीपीएससी का कोई फॉर्म भरा हुआ है और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो हाँ करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे आएगा मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। तो क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, आपका इंप्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। है तो यस करने के बाद में किस जिले के अंदर आप रजिस्टर्ड है वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे, पंजीकरण क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक जारी होने का दिनांक आप बता देंगे, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर भूतपूर्व सैनिक का विवरण, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर शैक्षणिक विवरण यानी कि आपके क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम तो आप इसमें यहाँ पर 10th ही लिख दीजिए। उसके बाद किसके अंदर आपके नंबर थे, ग्रेड सीजीपी या फिर डिवीजन? तो चलिए मैं यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे। आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे। उसके बाद पूर्णांक आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, प्रतिशत आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय का नाम, तो आप यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम भी दे सकते हो और बोर्ड का नाम भी दे सकते हो। मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम भर दीजिए। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर या फिर नामांकन क्रमांक, तो जो आपको 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर आपको सेम वे में आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो आप यहाँ पर इस तरह से ये भरेंगे। फिर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर थे। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट, फिर आपको यहाँ पर आपके टोटल नंबर डालने हैं, कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। डिवीजन अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में बोर्ड का नाम, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो, और फिर आपका जो 12वीं का रोल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। अब आती है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन आपकी कौन सी है उस क्वालिफिकेशन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। उसके बाद किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर विषय मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जो कि मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पर आपको टोटल नंबर डालने हैं। मैं डेमो के लिए नंबर भर रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर भरेंगे। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में आपकी डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है ये वाली, उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपके साल का नाम लिखना है कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, और फिर आपको आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर भी यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परीक्षा शहर का विवरण, तो परीक्षा केंद्र के शहर का प्रथम विकल्प, तो आप पहली चॉइस एग्जाम सेंटर के लिए किसको दे रहे हो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड चॉइस, उसके बाद में थर्ड चॉइस, और फिर यहाँ पर फोर्थ चॉइस। फिर नीचे आता है सेवा का विवरण, अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भर दें, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर एक सवाल है कि क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांगजन है, तो इन्हीं को ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं यात्रा भत्ता तो आप हाँ कर दीजिए, नहीं तो आप नो करिए। और अगर आप यहाँ पर यस कर रहे तो यस करने के बाद आप नीचे देखेंगे बैंक विवरण, तो आपको आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले आप बैंक का नाम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे, शाखा का नाम लिख देंगे यानी कि ब्रांच कौन सी है, ब्रांच का कोड, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपकी चेकबुक या फिर पासबुक के ऊपर मिल जाएगी। फिर आपका बैंक अकाउंट का जो नाम है, जो नाम आपका बैंक अकाउंट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर भरिए, और फिर अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी डाल दीजिए। साथ ही साथ आपको बोला है उपरोक्त दी गई बैंक विवरण की पासबुक की मुख्य पृष्ठ की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। तो बेसिकली जो आपकी पासबुक की फ्रंट कॉपी है वो आप अपलोड कर कीजिए, या अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एक कैंसिल चेक भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट JPG का रखा है और साइज 200 KB से कम रहना चाहिए। अब नीचे आता है वर्तमान पता, तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप यहाँ पर पता वाले सेक्शन में भर देंगे, और फिर अपना पिन कोड डालेंगे। लैंडमार्क क्या है जिससे आपकी घर की पहचान होती है वो लैंडमार्क भी आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे नीचे वर्तमान पता, तो बेसिकली क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है। अगर एक ही है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिए। अब आता है फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो आपका कैसा हो उसका आप यहाँ पर पहले तो इंस्ट्रक्शंस जान लीजिए। आपको बोला है कि आपको फोटो के नीचे नेम ऑफ दी कैंडिडेट और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट आपको लिखनी है, और फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट और लाइट कलर यानी कि या तो व्हाइट होना चाहिए या फिर लाइट कलर का होना चाहिए। तो
आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी फोटो फाइल सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल सिलेक्ट कर ली है। आप इस तरह से ऊपर की तरफ अपना नाम और नीचे की तरफ डीओपी यानी कि डेट ऑफ फोटो और फिर जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 20 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे क्या अभ्यर्थी ने अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर संलग्न किया, तो आप इसको टिक कर दीजिए। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो क्या अभ्यर्थी ने अपना फोटो उचित स्थान पर संलग्न किया ये भी टिक कर दीजिए। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप नीचे आकर के प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर अपना फॉर्म भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।